से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स के गाउस के लॉ के हिसाब से फाई एम की वैल्यू 0 के बराबर रखी, समीकरण 1। ठीक, अब फाई एम हमें बी डॉट डी के बराबर पता होता है, इसलिए इसके बराबर भी 0 हो जाएगा, समीकरण 2 रख ली। ठीक है, अब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला, यानी कि पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में रूपांतरित किया, समीकरण संख्या 3 लगा ली। इसकी वैल्यू को वहाँ पर पुट किया, समीकरण संख्या 4 लगा ली। अब समीकरण संख्या 4 को हम बिना वॉल्यूम इंटीग्रल के साइन के लिख रहे हैं, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण संख्या 5 होगी। अब समीकरण संख्या जो 5 है ना, इसी को मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज हम एक बार फिर से अपेक्षकता एवं वैद्युत गतिकी यानी रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशंस यानी मैक्सवेल की समीकरणें। पिछले वीडियो में यानी कि पिछले ही वीडियो में हमने मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन के संदर्भ में जाना है। उसका वीडियो आपको लिंक जो मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अभी आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आज हम जान रहे हैं मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण यानी मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। आज हम इसका डेरिवेशन और ये कौन से नियम पर आधारित है उसका विस्तार से वर्णन जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आपको बता दूं, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर हमारे काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं पहले भी। उन वीडियोस को एक एक करके बारी बारी से ज़रूर देखिएगा, ताकि आप इस चैप्टर के आने वाले वीडियोस से रिलेट कर पाएंगे। मैक्सवेल की 4 समीकरणें हैं, उनमें से आज हम दूसरी समीकरण को समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जाना था मैक्सवेल की पहली इक्वेशन को। पहली इक्वेशन थी स्तर विद्युतिकी में गाउस के नियम पर आधारित। ठीक है, और हमारी दूसरी समीकरण है स्थिर चुंबकीय में गाउस के नियम पर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गाउस लॉ पर। मैक्सवेल की कुल 4 समीकरणों में से ये दूसरी समीकरण है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्थिर चुंबकीय में गाउस का नियम क्या कहता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि चुंबक जो होते हैं उनमें 2 ध्रुव होते हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से बंद वक्र बनाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी चुंबक का अकेला उत्तरी ध्रुव भी नहीं होता है, तो दक्षिणी ध्रुव भी नहीं होता अस्तित्व में, यानी एकल ध्रुव यानी कि मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। अतः किसी बंद पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, जितनी बाहर की ओर जाती हैं उतनी ही वापस उसमें जाती भी हैं। बाहर की ओर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं और अंदर की तरफ आने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सदैव बराबर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई एम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेगी उतनी बल रेखाएं वापस चुंबक के दूसरे ध्रुव से अंदर की तरफ आएंगी, और एकल ध्रुव यानी कि मोनोपोल्स का एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी चुंबक के 2 ध्रुवों में से, आप चुंबक के 2 ध्रुव होंगे तभी वो चुंबक बनेगी। सीधी बात ये है कि चुंबक से बाहर की ओर जाने वाले बल रेखाओं की संख्या और अंदर की तरफ आने वाली बल रेखाओं की संख्या सदैव बराबर होती है। अतः चुंबक से बाहर की तरफ निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई एम की, वो सदैव 0 होती हैं, ऑलवेज 0 होती हैं। ठीक है, फाई एम इक्वल टू 0। ठीक, जबकि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, फाई ई की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फाई एम की। ठीक है, फाई एम में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब फाई एम की वैल्यू है वो आपको पता है, फ्लक्स की वैल्यू हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, और इस फाई एम की वैल्यू इस तरह से, फाई एम की वैल्यू की जगह हम बी डॉट डी ए लिख सकते हैं। और इसी तरह से पिछले वीडियो में हमने फाई ई की वैल्यू जो लिखी थी, फाई ई की वैल्यू हमने ई डॉट डी ए लिखी, और यहाँ हम लिख रहे हैं बी डॉट डी ए। यहाँ फाई एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सीधा सा नियम है गाउस का स्थिर चुंबकीय में। ठीक है, अब हमें मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में जिस प्रकार से क्लोज्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल था, यानी कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है, यानी कि पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में रूपांतरित करना है डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता से, यानी कि रूपांतरण प्रमेय की सहायता से। गाउस की रूपांतरण प्रमेय से ही सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में
कन्वर्ट किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से पिछली वीडियो में हमने किया था कि बी डॉट डी ए होगा वो डेल्टा डॉट बी डॉट डी बी हो जाएगा, इस सरफेस इंटीग्रल की जगह वॉल्यूम इंटीग्रल का साइन आ जाएगा और सरफेस की जगह वॉल्यूम रख लेंगे और डी ए की जगह डी वी रख लेंगे, बी की जगह हो जाएगा डेल्टा डॉट बी। ठीक है, जिस प्रकार से पिछली वीडियो में कन्वर्ट करी थी, देख लीजिए पिछले वीडियो में हमने कन्वर्ट करी थी ई डॉट डी ए को, ई की जगह हमने डेल्टा डॉट ई रखा, डी ए की जगह डी वी रखा, इस सरफेस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इस प्रकार से डी ए डी वी हो गया, सरफेस इंटीग्रल की जगह वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया और ई की जगह डेल्टा डॉट ई हो गया। इसी तरह से आज के इस वीडियो में इसी डाइवर्जेंस थ्योरम की सहायता से बी को डेल्टा डॉट बी लिख लेंगे, डी ए को डी वी लिख लेंगे और एस को वी लिख लेंगे। तो जिस प्रकार से मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है उसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन का वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप इसको रिलेट कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम इस बी डॉट डी ए की जगह डेल्टा डॉट बी डी वी रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस समीकरण 3 की वैल्यू को समीकरण 2 की वैल्यू में पुट कर देंगे। यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ डेल्टा डॉट बी डी वी इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक, तो यहाँ पर वहाँ पर इसकी वैल्यू रखने से ये भी 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ये 0 के बराबर था ही, तो अब इसके बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, इस समीकरण में जो हमें वॉल्यूम इंटीग्रल मिला है उस वॉल्यूम इंटीग्रल के साइन को हम हटा सकते हैं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आर्बिट्रेरी है, यानी कि आयतन हमने स्वैच्छिक माना है कुछ भी। तो इसलिए इस समीकरण को जो हमने समीकरण संख्या 4 लिखी हुई है, इस समीकरण को इस तरह से भी सत्य होना चाहिए, इस तरह से लिखा जा सकता है। अतः इसे किस तरह से लिख लेंगे, डेल्टा डॉट बी बराबर 0 लिख लेंगे, वी डी वी हटा लेंगे, साइन और वी हटा लेंगे, तो डेल्टा डॉट बी बराबर भी 0 हो जाएगा। समीकरण संख्या 5 लगा ली। क्या किया फिर से देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक्स के गाउस के लॉ के हिसाब से फाई एम की वैल्यू 0 के बराबर रखी, समीकरण 1। ठीक, अब फाई एम हमें बी डॉट डी ए के बराबर पता होता है इसलिए इसकी बराबर भी 0 हो जाएगा, समीकरण 2 रख ली। ठीक है, अब सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदला, यानी कि पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में रूपांतरित किया, समीकरण संख्या 3 लगा ली। इसकी वैल्यू को वहाँ पर पुट किया, समीकरण संख्या 4 लगा ली। अब समीकरण संख्या 4 को हम बिना वॉल्यूम इंटीग्रल के साइन के लिख रहे हैं तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये समीकरण संख्या 5 होगी। अब समीकरण संख्या जो 5 है ना, इसी को ही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको ही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं, यही मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण है। क्या है देख लीजिए एक बार ध्यान से, डेल्टा डॉट बी बराबर 0, इसे निम्नानुसार भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा डॉट एच बराबर बी 0 लिख सकते हैं इसको। डेल्टा डॉट बी बराबर तो 0 है ही, डेल्टा डॉट एच बराबर 0 कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो होती है म्यू एच वेक्टर के इक्वल टू। अब म्यू एच क्या है, म्यू तो है यहाँ पर चुंबकीय पारगम्यता, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू एच वेक्टर लिख लेंगे। यहाँ पे बी और एच दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पर समीकरण संख्या 5 में जो बी है उसकी जगह यदि ये रखा जाए म्यू एच वेक्टर तो ये भी इक्वल होगा 0 के, क्योंकि वहाँ समीकरण 5 भी 0 के इक्वल है। अब म्यू एच वेक्टर में से म्यू इसके मल्टीपल में पड़ा है और वहाँ जाने पर ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा और 0 के डिवाइड में किसी भी संख्या का मान रखें, यदि 0 बटे कुछ भी हो हमेशा 0 आता है, तो ये म्यू तरफ 0 बटे म्यू हो जाएगा और 0 बटे म्यू भी 0 होता है, इसलिए डेल्टा डॉट एच ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा वेक्टर डॉट ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाए। तो डेल्टा बी वेक्टर बराबर भी 0 होता है और डेल्टा एच वेक्टर बराबर भी 0 होता है। ये है समीकरण संख्या 2। मैक्सवेल की पहली समीकरण क्या थी, मैक्सवेल की पहली समीकरण है उसका डायरेक्ट वैल्यू आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसको याद रख लीजिए एक बार फिर से देखिए। डेल्टा ई बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, यानी कि विद्युतशीलता है
एप्सिलॉन विद्युतशीलता का मान है, ठीक है। इसको रो अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा डॉट डी वेक्टर बराबर रो भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं पिछली वीडियो में ज़रूर जाना था। तो इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। जिस प्रकार से आज भी हमने देख रहे हैं कि इसके दो रूपों में लिख सकते हैं। इसको रो है यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण को समझा, ठीक है। इसी तरह से मैक्सवेल की तृतीय और चतुर्थ समीकरण के वीडियोस भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। और इसी तरह आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो हो ये क्या इसको पढ़ा ना कराड़ी तक के जरूरी। तेरा नाम क्या है? नाम में तेरे कहीं नहीं करना है, हम जिया उठा लूंगा मैं को। तो जान तुम्हारे कर पंजी मत देख ले, आओ बैठो पंजी मत है। अरे पंजी रे धके उगो हुंडा बात पंजी पंजी ठीक होते हुंडा ते तेरुड़ के टेके ने कंदा पड़ा सूजी मो आ।